हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम जून 2018 का पेपर 2 मैनेजमेंट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जून 2018 में आया था। देखो 36 का क्वेश्चन है कि HML क्लासिफिकेशन। HML का मतलब क्या होता है? हाई, मीडियम एंड लो कॉस्ट। HML क्लासिफिकेशन, हाई, मीडियम एंड लो कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि HML एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं? कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं, यानी यूनिट वैल्यू का जो मेन क्राइटेरिया होता है, एनुअल कंजप्शन नहीं होता मेन क्राइटेरिया। मेन क्राइटेरिया क्या होता है? क्लासिफिकेशन यूनिट वैल्यू इज द क्राइटेरिया। ठीक है, देखो अब इसमें कॉस्ट पर यूनिट या यूनिट वैल्यू है, यानी ए थर्ड आएगा। अब यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ए थर्ड किस में है? फोर्थ, ये ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखना, HML हाई, मीडियम एंड लो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं। ठीक है, जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, अगर हाई होगी तो हमारे को उसको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा, और अगर कॉस्ट प्रोडक्ट की मीडियम होगी तो उसको हम पीरियडिकली रिव्यू करेंगे। अगर कॉस्ट प्रोडक्ट की लो होगी तो उसको मतलब आप ध्यान दो या ना दो, कोई जरूरी नहीं है। HML में हम कॉस्ट पर यूनिट मेन देखते हैं। VED क्लासिफिकेशन, VED का मतलब क्या होता है? ये क्रिटिकलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, क्रिटिकलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। V का मतलब वाइटल, E का मतलब एसेंशियल एंड D का मतलब डिजायरेबल। अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है? वाइटल है, तो हम उसको क्या करेंगे? फ्रीक्वेंटली रिव्यू करेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट एसेंशियल है तो हम प्रोडक्ट को पीरियडिकली रिव्यू करेंगे, लेकिन लेस देन वाइटल। और डिजायरेबल में हम कंपोनेंट को रखेंगे एंड डज नॉट, उसके अंदर ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती। VED किसके ऊपर बेस्ड होता है? VED बेस्ड होता है क्रिटिकलिटी के ऊपर। इसका मेन ये है, जैसे HML का तो कॉस्ट पर यूनिट हो गया, यूनिट वैल्यू हो गया। VED वाइटल, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल का मेन क्या हो गया? क्रिटिकलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। और इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? प्रोडक्शन और अदर सर्विसेज के ऊपर। ये सारे के सारे इन्वेंट्री टेक्निक्स हैं, उसमें से क्वेश्चन लेंगे, और ये स्पेशली किस लिए यूज होता है? स्पेयर पार्ट्स में। VED। नेक्स्ट SDE क्लासिफिकेशन, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? यूजफुल इन द स्कैरिसिटी ऑफ द सप्लाई। किसके ऊपर बेस्ड होता है? स्कैरिसिटी ऑफ द सप्लाई। ठीक है, इसका मेन ये है, स्कैरिसिटी ऑफ सप्लाई। जो फेस्ड हो रही है प्रॉब्लम प्रोक्योरमेंट में, अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स या स्कैरिसिटी ऑफ द सप्लाई। ठीक है, SD, एस का मतलब होता है स्केयर, डी का मतलब डिफिकल्ट, ई का मतलब इजी टू ऑब्टेन। स्केयर, डिफिकल्ट, इजी टू ऑब्टेन, यानी स्कैरिसिटी ऑफ द सप्लाई या प्रोक्योरमेंट या अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम या यूजफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द scarcity of the supply. Next is the FSN classification. FSN का मतलब क्या होता है? Fast, slow and non moving classification. ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज मतलब विच रॉ मटेरियल इज यूजिंग मच, तो उसको हम क्या दे देंगे? फास्ट, यानी हाई, हाई मूविंग है। अगर जो सा रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है कम यूज हो रहा था, स्लो, एंड कुछ भी यूज नहीं हो रहा था, नॉन मूविंग। ठीक है, जो फास्ट वाला होगा उसको तो हमारे को पीरियडिकली रिव्यू करना, रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा, और स्लो होगा उसको पीरियडिकली। और नन को, जो नॉन मूविंग है, उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं अकाउंट मैनेजर को। अगर हमारे को उसमें कोई लॉस हो रहा है, कुछ भी है, ऑब्सोलीट हो गया, तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑन द पैटर्न ऑफ इशू फ्रॉम द स्टोर एंड यूजफुल फॉर द कंट्रोलिंग द ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, FSN मतलब ऑब्सोलिसेंस को कंट्रोल करने के अंदर भी ये फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग क्लासिफिकेशन यूज होता है, और हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एक्टिव आइटम एंड द सरप्लस आइटम। क्लियर हो गया? HML हाई, मीडियम और लो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इसमें कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं, यूनिट वैल्यू क्राइटेरिया होता है, एनुअल कंजप्शन नहीं होता। VED क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं? वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, और ये क्रिटिकलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, और इसी स्पेशली यूज की जाती है स्पेयर पार्ट्स में। SDE स्केयर, डिफिकल्ट और इजी फॉर यू। इजी में क्या होगा? इजी टू ऑब्टेन, तो वो ये स्कैरिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर यूज की जाती है। फास्ट,
स्लो नॉन मूविंग में क्या होता है, ये मोस्टली यूज की जाती है जब प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, और हेल्पफुल होते हैं इन आइडेंटिफाइंग द एक्टिव आइटम एंड द सरप्लस आइटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में से क्वेश्चन था। 37 का क्वेश्चन है कि critical path has been defined as the longest duration path between the first and the last node of a project। ठीक है, ये जो हमने PERT और CPM ऑपरेशन रिसर्च में से ये क्वेश्चन है हमारा, जो कि बताया गया है कि क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड ऑफ ए प्रोजेक्ट। यानी कि जो फर्स्ट नोड है या लास्ट नोड है, उसका जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की नॉट ऑलवेज द सेम, ठीक गलत है ये तो, एज द ड्यूरेशन ऑफ इट्स क्रिटिकल पाथ। अर्लियर स्टार्ट and finish time of an activity are based on the condition that every activity will not be started and finish as early as possible। ये सेकंड और थर्ड रॉन्ग है। क्रिटिकल पाथ ध्यान रखना, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ होता है फर्स्ट और लास्ट नोड ऑफ प्रोजेक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, internal failure costs are generated after the product is dispatched as a result of non-performance to the requirement। Internal failure और external failure cost are generated before the product is dispatched as a result of non-conference of the requirement। दोनों ही wrong है ये तो। ठीक है, next question is which of the following is correct? बताओ। Method analysis is a technique in job design in which job is considered as a whole। Principle of motion economy aim at minimize the fatigue of the worker due to the repetitive motion of the different part of the body। ये ठीक है, ये मेथड एनालिसिस और वर्क सैम्पलिंग मैंने डिटेल में समझाया, जाके चेक करना। प्रिंसिपल ऑफ मोशन, ये ठीक है हमारा कि मोशन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर है वो थके कम, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं मोशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि मोशन में क्या होता है कि जो वर्कर की फटीग है वो कम से कम हो, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं वही मोशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देन ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जस्ट इन टाइम ओरिजिनली जो JIT ये कब डेवलप हुआ, 1970s में डेवलप हुआ। किसने डेवलप किया इसको, एक जापान की कंपनी थी, और इसको और भी क्या बोलते हैं हम, was initially known as Toyota मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम, जस्ट इन टाइम। कब डेवलप हुआ, 1970 में डेवलप हुआ, और इसको हम और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच करना है हमारे को, क्या मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, फैसिलिटी, पर्सनल एस्टिमेट, वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टडी। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में हम क्या करेंगे, प्रोसेस को डिजाइन करेंगे और प्रोसेस को लिंक करेंगे। ठीक है, फैसिलिटी में फैसिलिटी लेआउट और बिल्डिंग डिजाइन। पर्सनल एस्टिमेट, इसमें पर्सनल की हमने स्किल्स की रिक्वायरमेंट देखेंगे, सुपरविजन रिक्वायरमेंट देखेंगे। एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टडी में वेंडर की कैपेबिलिटी देखेंगे और एक्विजिशन डिसीजन। ठीक है, टेक्नोलॉजी में प्रोसेस डिजाइन और प्रोसेस लिंकेज, फैसिलिटी में फैसिलिटी लोकेशन और बिल्डिंग डिजाइन, पर्सनल एस्टिमेट में स्किल रिक्वायरमेंट और सुपरविजन रिक्वायरमेंट, और वर्टिकल इंटीग्रेशन में वेंडर कैपेबिलिटी, एक्विजिशन डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन फॉर द प्लांट लोकेशन स्ट्रेटजी। प्लांट लोकेशन स्ट्रेटजी में क्या है कि स्टेटमेंट दी गई है कि जो वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसका एक सेपरेट प्लांट है, कलर टीवी का, वॉशिंग मशीन का, माइक्रोवेव का, और वो अवॉइड करते हैं कंफ्यूजन एंड ब्रिंगिंग अबाउट द इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ठीक है, जो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके सेपरेट प्लांट है, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, और वो अवॉइड करते हैं कंफ्यूजन एंड ब्रिंगिंग अबाउट द इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ठीक है, ये लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है उसमें क्या है कि पेप्सी और कोक
उसके बॉटल प्लांट्स हैं and all over the country which cater to different reason to avoid the confusion at the main market main manufacturing setup rather than reducing the overall transport cost and lead time for the supplying goods in the market. ये तो wrong ही है. प्लांट लोकेशन का अच्छे से पूरा टॉपिक एक्सप्लेन है, अच्छे से समझना. प्लांट लोकेशन में क्या होता है कि जो व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें क्या कर रखा है कि सेपरेट सेपरेट प्लांट बना देते हैं टीवी के, वॉशिंग मशीन के, माइक्रोवेव के, जिससे कि कंफ्यूजन दूर होता है और ब्रिंगिंग अबाउट द इकोनॉमिक ऑफ स्केल. देन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट 43 क्वेश्चन देखो हमारा कहां से आया हुआ है. ये है हमारा स्टेट में से, मतलब कि स्टेटमेंट बतानी है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑक्यूरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाइस वर्सा. ठीक है, जॉइंट ऑक्यूरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट पूछ रखा है तो उसमें ए की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से. और प्रोबेबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑक्यूरेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड डिपेंडेंट इवेंट बी is equal to the probability of event A multiplied by the conditional probability of B when A has occurred. ठीक है, दोनों जॉइंट ऑक्यूरेंस की है. जॉइंट ऑक्यूरेंस में इसमें तो A की मल्टीप्लाई हमने B से कर दी, लेकिन जब हमने इसमें पूछा कि जो जॉइंट ऑक्यूरेंस है इंडिपेंडेंट इवेंट A एंड डिपेंडेंट इवेंट B, इसमें तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट थे, इसमें एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है, तो किसके इक्वल होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अक्योर्ड. ठीक है, देन दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. Which one of the following possibility lead to type 1 error in the hypothesis testing? टाइप 1 एरर कब होता है? जब हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन जो हमारा टेस्ट है हम उसको क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं. हाइपोथेसिस क्या है? ट्रू, बट आवर टेस्ट लीड टू इट्स रिजेक्शन. टाइप 1 एरर में हाइपोथेसिस तो ट्रू है लेकिन जो हमारा टेस्ट लीड टू रिजेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हाइपोथेसिस का स्टेट में जाके एक बार पूरा अच्छे से समझना. टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर पेपर 1 में भी है रिसर्च में और ये पेपर 2 स्टेट में भी है. कौन सी विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग रिलेट टू द प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक? प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. वो क्या है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड. ठीक है, और ये सारी की सारी नॉन प्रोबेबिलिटी है. कोटा, स्नोबॉल और जजमेंटल ये क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी बेस्ड कौन सी है? स्ट्रैटिफाइड है, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है. और नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा, जजमेंटल और स्नोबॉल. नेक्स्ट, कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या ट्रू है? ठीक है, कोरिलेशन और रिग्रेशन. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड द स्केल. Coefficient of correlation is independent of change of origin and scale. और जो probable error है of the coefficient correlation की वो कितनी होती है? 0.6745 times of its standard error. ठीक है, and coefficient of correlation is multiplied by the ratio between the standard deviation of the two variable denote the slope of the regression line. ठीक है, and जो coefficient of correlation between the two variable is the arithmetic average of the two regression coefficient. ये wrong होगा. coefficient of correlation क्या होता है? multiply by the ratio between the standard deviation of the two variable denote the slope of the regression line. ठीक है, correlation और regression समझ आ गया. coefficient of correlation is the independent of change of the origin and the scale. probable error of the coefficient of correlation is 0.6745 times of its standard error. Coefficient of correlation multiplied by the ratio between the standard deviation of two variables denote the slope of regression line. Next question देखिए, correlation और regression में से क्वेश्चन आया, probability में से क्वेश्चन आया, ऑपरेशन रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स में से जो हमारे 8th यूनिट है.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छे से समझाया हुआ मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर, तो ध्यान से समझना। जिसमें मीन वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो सोल पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे स्टेट के क्वेश्चन है। टेस्टिंग ऑफ द फिटनेस ऑफ टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ इट। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या नाम है, किसका है? काई स्क्वायर टेस्ट। एफ टेस्ट में क्या करते हैं हम? सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस अमंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। इसमें हम डिफरेंस देखते हैं किसमें? एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप, यानी 2 से ज्यादा जो ग्रुप है उनके एवरेज परफॉर्मेंस देखते हैं। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस among the average performance of more than 2 sample group। and Z test में क्या देखते हैं? टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस among the average performance of 2 sample group। ये लार्ज साइज होता है Z टेस्ट। इसमें तो एवरेज परफॉर्मेंस मोर देन 2 सैंपल ग्रुप और इसमें 2 सैंपल ग्रुप। Z टेस्ट में तो क्या होगा? 2 सैंपल ग्रुप होंगे। ठीक है, और इसमें मोर देन 2 सैंपल होगा। और टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ इट, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, जिसमें 2 सैंपल ग्रुप है, टेस्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ 2 सैंपल ग्रुप, दैट इज जेड टेस्ट। अब जब हम डिफरेंस अमंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप, वो होगा एफ टेस्ट। ठीक है, और काई स्क्वायर को टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ इट। ठीक है, काई स्क्वायर, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट तीनों ध्यान में रखना। जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सैंपल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसको जेड टेस्ट बोलेंगे, और जब एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप, उसे हम क्या बोलेंगे? बताइए, उसे बोलेंगे एफ टेस्ट। और गुडनेस ऑफ फिट को कौन सा बोलते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट। इनको डिटेल में डिस्कस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ब्लॉकचेन इन द फील्ड ऑफ आईटी? ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रही है उनको, उन सारी की सारी डिटेल को प्रोटेक्ट करके रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कौन सा? व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एडवोकेट द टाइट कॉस्ट कंट्रोल, फ्रीक्वेंट डिटेल कंट्रोल रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंसेंटिव बेस्ड ऑन द मीटिंग स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव टारगेट, देन इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? प्रॉपर सब कुछ है, मतलब कि एक टाइट कॉस्ट को कंट्रोल किया गया है, फ्रीक्वेंटली डिटेल कंट्रोल रिपोर्ट है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसेंटिव बेस्ड ऑन मीटिंग द स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव टारगेट। तो ये क्या है? ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। ओके, यहां तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,